हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास तक हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं के ऊपर चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब वो विद्युत बल रेखाएं जो होती है उनमें एक हमने उसका गुणधर्म पढ़ा था। वो गुणधर्म क्या था कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनका जो मान होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कि हमारे पास जो आवेश है उसका मान क्या है, या हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि जो गुणधर्म है वो ये है कि आवेश का मान ये बताएगा कि उससे कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, कितनी बल रेखाएं निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि मान लो 1 कूलम चार्ज अगर मेरे पास है, 1 कूलम आवेश मेरे पास है, उससे 10 रेखाएं निकलती हैं, उससे 10 रेखाएं निकलती हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 2 कूलम चार्ज से 20 रेखाएं निकलेंगी और 3 कूलम चार्ज से 30 रेखाएं निकलेंगी। ये चीज हम पढ़ चुके थे पहले, लेकिन इसका आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसी चीज को हम समझने वाले हैं आगे, और हमारे कैसे काम आने वाली है, कैसे काम आने वाला है ये गुणधर्म, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं, मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल, आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो कि क्षेत्रफल क्या होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्षेत्रफल हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, किस प्रकार से अलग है? अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये मेरे पास एक इसको हम मान लेते हैं रेक्टेंगल है, और ये 2 मीटर 3 मीटर जो भी है ये इसके साइड दे रखी है 2 और 3। मैं आपसे पूछता हूं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलोगे इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 6 मीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट है उसका जो भी मात्रा है उसमें आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 6 आ जाएगा हमारे पास। ये आप चीज आपको समझ में? अच्छा चलो, अगर 6 आ जाएगा तो मैं बोलता हूं कि ये 6 तो आ गया, लेकिन ये 6 की दिशा क्या है? इस 6 की दिशा क्या है? तो आप बोलोगे क्षेत्रफल की दिशा होती है क्या? कभी पढ़ा है आपने? कभी क्षेत्रफल की दिशा होती है? आपने बचपन से जो पढ़ते हो यही पढ़ते हुए कि क्षेत्रफल तो है, जो पूछा जाता है कि क्षेत्रफल इतना आ गया, इसका मीटर स्क्वायर लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, उसके आगे दिशा की कभी बात ही नहीं हुई। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि क्षेत्रफल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो अपने मनो मस्तिष्क में इस चीज को बिठाओ कि जो क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि होती है। और हम किस प्रकार से इसको बताते हैं, हम किस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं, वो ये है कि अगर ये इसकी साइड है, इसके जो कोने हैं उनको मैंने ए बी सी डी से दिखाया है, तो ए बी सी डी जो होगा, जो ए बी सी डी होगा उसको मैं कैसे लिखूंगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को मैं लिखूंगा किससे? ए से दिखा लेता हूं। चलो ए से दिखा लेता हूं, और मैं बोल सकता हूं कि क्षेत्रफल जो है वह सदिश है, तो मैंने इसको इस प्रकार से दिखा दिया, उसके ऊपर एरो लगा के। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस क्षेत्रफल का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे इस क्षेत्रफल का मान जो होगा वो तो 6 आएगा, जो कि हम यहां पर निकाल चुके थे। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाता है कि इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, तो उस दिशा को आप किस प्रकार से समझाओगे? तो उसकी दिशा समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि इसकी जो दिशा होगी, ये जो समतल है, ये जो समतल है जिसके अंदर ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है या आयत बनाया है, इसके या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मैं इसके एरिया की, इस क्षेत्रफल की दिशा को ले सकता हूं, इस क्षेत्रफल की दिशा को ले सकता हूं। तो मैं बोलता हूं कि अगर ये x है और ये y है, अगर ये x है और ये y है और ये xy प्लेन में है, xy समतल में मेरे पास ये रखा हुआ है रेक्टेंगल, तो जो इसका एरिया है, जो इसका एरिया सदिश है, जो क्षेत्रफल सदिश है, उसकी दिशा कहां आएगी? उसकी दिशा या तो बाहर प्लस z में या अंदर माइनस z में हमको लेनी पड़ेगी। और कब प्लस लेनी है, कब माइनस लेनी है, ये हम अभी आगे समझते हैं, और कहां पर कैसे लेना है इस चीज को हम समझते हैं। लेकिन अभी यहां पर आपको समझना है कि क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। अगर क्षेत्रफल सदिश राशि है तो अभी आपको ये भूलना पड़ेगा कि क्षेत्रफल जो आप पढ़ते आ रहे थे, जो बचपन से आपको सिखाया है, शायद पहली दूसरी क्लास में क्षेत्रफल निकालना सिखा देते हैं, जो आपको सीखते आए हो उसको भूल जाओ और अब नया पढ़ो। यहां पर नया सीखो कि सदिश राशि होती है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सदिश राशि है तो उसका मतलब है कि उसके साथ एक दिशा निर्धारित है, एक दिशा उसकी है, और जो दिशा है वो कहां पर है? वो उसके समतल, जिस समतल में आपका कोई भी आकार रखा है उस दिशा के लंबवत दिशा में होगी। ठीक है, तो हमारा कहां पर रखा था? XY तल में रखा था। XY तल में अगर रखा है तो इस आयत का किधर आएगा? या तो प्लस z में आएगा या माइनस z में इसका दिशा आएगी। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे भाई, क्या कौन सी दिशा हमको लेनी है? इस प्रकार से इसको कैसे हम पता करेंगे वो देख लेते हैं। इसको पता करने के लिए चलो देखो, अगर वही ले लेते हैं, अगर हमारे पास ये दिया है, ये रेक्टेंगल है A B C और D। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि AB और AD को अगर आप एक सदिश मान लो, तो AB भी एक सदिश हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, और AD भी एक सदिश है, AD भी मेरे पास एक सदिश हो जाएगा। और मैं आपको बोलता हूं कि इनका जो है सदिश गुणनफल करो, इनका सदिश गुणनफल क्या लिखोगे आप? AB क्रॉस AD, AB क्रॉस
AD, ठीक है, AB क्रॉस AD आप कर दोगे। अच्छा, AB क्रॉस AD आपको मिल गया। अब AB क्रॉस AD जो है उसकी दिशा बताओ किस तरफ आएगी। AB क्रॉस AD का जो मान आएगा वो क्या आएगा, AB AD sin थीटा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी दिशा कहां होगी तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो जो हमारा सीधे हाथ का नियम है उसके हिसाब से देखते हैं कि इस दिशा और इस दिशा, इस दिशा और इस दिशा, इन सदिशों का जो गुणनफल है किस प्रकार, उसकी दिशा किस प्रकार निकालते हैं हम सीधे हाथ से देखते हैं। AB क्रॉस AD, AB से AD की तरफ चलते हैं और जिस दिशा में मुझे अंगूठा दिखाता है उसी दिशा में मुझे पता चल जाता है कि इनके सदिश गुणनफल की दिशा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अभी पहले में क्या पढ़ा, इससे पहले में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि कहां गया भैया, ये रहा। ठीक है, हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि इसकी जो दिशा आई थी, इस क्षेत्रफल की जो दिशा आई थी वो किस तरफ आई थी, या तो बाहर है या अंदर है, और इनके जो सदिश गुणनफल की दिशा आ रही है वो भी कहां आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, बाहर की तरफ आ रही है। और अगर मैं इसको ले लेता AD क्रॉस AB तो वो अंदर की तरफ आ जाती, तो मान तो उसका अभी भी समान ही आता। तो ये दिशाएं उसी की दिशा, ये दिशाएं वहीं आ रही हैं जहां पर क्षेत्रफल की दिशा आ रही थी, क्षेत्रफल की दिशा आ रही। तो हम कह सकते हैं अगर मुझे क्षेत्रफल की दिशा पता करनी हो किसी के भी अंदर, किसी भी सवाल में क्षेत्रफल की दिशा अगर मुझे पता करनी हो और मुझे समझ में नहीं आ रहा हो किस प्रकार से मैं उसकी दिशा निकालूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके सदिशों का सदिश गुणनफल कर दूंगा, मैं उन सदिशों का सदिश गुणनफल कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा कहां पर आने वाली है। तो इसके अंदर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरफ दिशा आएगी तो आप उसके सदिशों का सदिश गुणनफल बस कर दो, तो उस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि कहां पर क्षेत्रफल की दिशा आने वाली है, कहां पर क्षेत्रफल की दिशा आने वाली है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम इसके अंदर, हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास इस प्रकार से एक गोला है, ये सर्कल है हमारे पास। ठीक है, इस प्रकार से रखा है, या इसको ऐसे रख लेते हैं, चलो हम ऐसे रखते ही नहीं है इसको, हम बिल्कुल सीधा सीधा इसको रख लेते हैं, इस प्रकार से हम इसको रख लेते हैं। ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक है, इसकी त्रिज्या ले लेते हैं हम R, इसकी त्रिज्या R है हमारे पास, और हमसे बोला जाए कि इसका जो क्षेत्रफल है पहले उसका मान बताओ और उसकी दिशा बताओ। तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि इसकी जो मान होगा वो तो पाई R स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये तो आप बचपन से जानते हो, पाई R स्क्वायर से निकालते हो आप क्षेत्रफल। अच्छा, इसका जो दिशा होगी, इसकी दिशा क्या होगी, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे तो पूरा का पूरा एरिया वेक्टर चाहिए, पूरा का पूरा क्षेत्रफल सदिश चाहिए, तो किधर होगा, अगर ये XY में रखा है, अगर ये XY में रखा है, ये X है और ये Y है, ये बोर्ड वाला जो ये बोर्ड है इसका जो समतल है वो XY समतल है। ठीक है, XY तल में अगर है तो बोर्ड से बाहर की तरफ और बोर्ड से अंदर की तरफ कौन कौन सी दिशा होगी, बोर्ड से बाहर की तरफ जो दिशा होगी वो K कैप होगी, और बोर्ड से अंदर की तरफ जो दिशा होगी वो माइनस K कैप होगी। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया जो होगा ये पाई R स्क्वायर K कैप या फिर पाई R स्क्वायर माइनस K कैप के बराबर आएगा, माइनस पाई R स्क्वायर K कैप के बराबर आएगा। दोनों ही आ सकता है, दोनों ही हम ले सकते हैं, और कब हमें क्या लेना है ये अभी निर्धारित करते हैं हम थोड़ी देर के अंदर। लेकिन आपको ये समझ में आया कि अगर इस प्रकार से रखा है तो क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास ऐसे रखा होता है, ये सर्कल जो है हमारे पास कोई चक्ती है या वलय है वो इस प्रकार से रखा है, ये किस तल में रखा है हमारे पास, इस प्रकार से जमीन के तल में रखा है, तो Z और Y के तल में रखा है, Z और Y तल में रखा है, ये मेरा सॉरी X और Z में, ये X है और ये Z है, ये X है और ये Z है, ये X और Z तल में रखा है। अभी भी इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कितनी है, त्रिज्या इसकी अभी भी आ रही है। ठीक है, तो मान तो इसका क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, मान कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, और दिशा किधर हो जाएगी, दिशा हो जाएगी इसके लंबवत, इस तल के लंबवत। तो इस तल के लंबवत क्या आ रहा है, इस तल के लंबवत, तो ये दिशा आएगी। ठीक है, और वो दिशा कौन सी है, Y दिशा है। तो या तो पाई R स्क्वायर J कैप होगा या पाई R स्क्वायर माइनस J कैप होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा, दोनों में से कोई सी भी दिशा आप ले सकते हो, और कौन सी आपको लेनी है हम समझेंगे अभी। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, यहां पर हमने ये समझ लिया कि क्षेत्रफल जो है वो एक सदिश राशि है। अब हमें ये समझना है कि इसकी दिशा जो है, इसकी दिशा मुझे कहां पर कौन सी दिशा लेनी पड़ेगी और कहां पर कौन सी दिशा लेनी चाहिए। अगर वो चीज हमें पता नहीं होगी तो हम सवाल नहीं हल कर पाएंगे। सवाल हल करने का यही तरीका है कि हम कुछ डिफाइन कर लें, कुछ बता लें, कुछ सोच लें कि हमें यहां पर इस दिशा को बताना है, हम दिशा कहां पर इस दिशा को लेना है। तो अगर इस प्रकार से मेरे पास कुछ है, मेरे पास दो तरह के सतह होते हैं, जो हमारे पास सतह होते हैं हमने उनको दो तरह में बांट रखा है। पहले तो होते हैं बंद सतह, ठीक है, बंद सतह होते हैं, बंद सतह है, और खुली सतह। ठीक है, खुली सतह, इनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लोज सरफेस एंड ओपन सरफेस। इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड सरफेस और इसको बोलते हैं ओपन सरफेस, और इसको बोलते हैं ओपन सरफेस।
ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों की हम बात करेंगे किस प्रकार से हमें करना है। अच्छा, अगर ये है हमारे पास क्लोज सर्फेस, क्लोज सर्फेस कौन सी होती है? क्लोज सर्फेस आप ले सकते हो, ये एक घन हो गया हमारे पास, ठीक है, ये जो घन हो गया इसको हम मान सकते हैं कि क्लोज सर्फेस है, ठीक है, क्लोज ही है ना, ये हमारे पास क्लोज सर्फेस है, ठीक है। और अगर मुझे मानना है खुली सतह में, खुली सतह में कौन कौन से आएगी? रेक्टेंगल आ जाएगा हमारे पास, वर्ग आ जाएगा, और एक सर्कल का हमने एग्जांपल लिया गोले का, वो आ जाएगा, ठीक है। ये सब मेरे पास खुली सतह हो जाएंगे। तो ये हमारे पास खुली सतह हो गई और ये मेरे पास बंद सतह हो गई। अब अगर मेरे पास खुली सतह है, खुली सतह है तो किस तरफ डायरेक्शन लेना है? तो खुली सतह है तो दोनों तरफ ले सकता हूं मैं डायरेक्शन। आप देख सकते हो एक्स वाई तल में अगर ये है तो जो एरिया है, जो क्षेत्रफल सदिश है, वो या तो प्लस जेड में आएगा या माइनस जेड में आएगा, या तो प्लस जेड में आएगा या माइनस जेड में आएगा। ये हमें देखना है कि वो किस दिशा में आने वाला है। तो हमें क्या लेना है, हमें क्या मानना है इसके अंदर? हमें यह मानना है कि वो किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन एक बार जो आपने दिशा मान लिया, आपने एक बार जो दिशा मान ली, उसको आप मान के चलोगे जब तक आपका सवाल हल नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि आपने सवाल के बीच में दिशा बदल दी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जब खुली सतह है, खुली सतह जब हमारे पास है, तो जो दिशा हमने मान ली, मान लो मैंने इसकी माना है कि बाहर की तरफ है, ठीक है, ये बाहर की तरफ इसकी क्षेत्रफल सदिश है, इसका भी बाहर की तरफ क्षेत्रफल सदिश है, इसका भी बाहर की तरफ क्षेत्रफल सदिश है। तो ये दिशा जो मान ली, तो मैं यही दिशा मानूंगा जब तक कि सवाल पूरा हल नहीं हो जाएगा। और अगर बीच में मैं गड़बड़ कर लेता हूं, बीच के अंदर मैं इसकी दिशा को बदल लेता हूं, विपरीत दिशा ले लेता हूं, तो सवाल मेरा गड़बड़ होगा ही होगा, ये कंफर्म है। तो आपको दिशा कौन सी लेनी है? आपको कोई भी दिशा ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वो दिशा मुझे लेकर चलनी है पूरे सवाल के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या? खुली सतह। अगर बंद सतह है तो बंद सतह में आप कौन सा लोगे? आप बंद सतह में लोगे लंबवत दिशा जो कि बाहर की तरफ निकल रही हो, ठीक है, सतह से लंबवत दिशा जो कि बाहर की तरफ निकल रही हो। तो अगर इसकी बात करता हूं तो यहां से लंबवत तो ये है और बाहर की तरफ निकलती हुई दिशा ये है, ठीक है। अगर इस सतह की बात करो, सिर्फ इस सतह की बात करो, तो यहां से दो दिशा निकल सकती हैं, ठीक है, एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। हाँ के ना, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो हम कौन सी लेंगे? हम लेंगे बाहर की तरफ निकलते वाली दिशा, ठीक है। ये हमने मान लिया है कि जब भी मेरे पास बंद सतह आएगी तो हम कौन सी दिशा लेंगे? जो कि बाहर की तरफ निकल रही हो। इसके अंदर हम कौन सी लेंगे? ऊपर की तरफ निकलने वाली। इसमें हम कौन सी लेंगे? इधर नीचे की तरफ निकलने वाली, इधर बाहर की तरफ निकलने वाली। इसकी में कौन सी लेंगे? बाहर की तरफ निकलने वाली। ये जो सतह आएगी इसके में कौन सी आएगी? बाहर की तरफ निकलने वाली। और अंदर जो आएगी वो उधर निकलने वाली। तो हमें देखना है कि लंबवत होनी चाहिए और ऐसी दिशा होनी चाहिए जो कि ये बंद सतह से बाहर की तरफ आ रही है। बंद सतह के जो मुख है, जो इनके फेसेस हैं, इनसे बाहर की तरफ आ रही हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो खुली सतह में तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। खुली सतह में आप दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो, बस आपको याद रखना पड़ेगा आपने कौन सी ली है, आपको उसी अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन यहां वही बंद सतह मेरे पास आती है तो बंद सतह में लंबवत दिशा लेनी है बाहर की ओर। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर देखो, ये दो चीजें बना रहा हूं, ठीक है। ये क्या है? मेरा स्फीयर, गोला, ठीक है, और ये है चकती, एक डिस्क। अब आपको बताना है कि आप दिशा किस तरफ लोगे, किस किस तरफ इनकी दिशा लोगे। तो आप बोलोगे ये स्फीयर है, गोला है, तो इसके ऊपर जो दिशा आएगी वो बाहर की तरफ लंबवत दिशा होगी। बाहर की तरफ लंबवत दिशा कौन सी होगी? ये होगी। ये देखो 90 डिग्री का कोण बनाएगा और बाहर की तरफ है। और क्या होगा? इधर से लूं तो ये होगा, और इधर से लूं तो ये होगा, और इधर से लूं तो ये होगा, और ले लेते हैं इधर होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। ये लंबवत दिशा बाहर की तरफ दिखाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वो गड़बड़ बन गया ये वाला, इसको हम कर लेते हैं ऐसे और इसको इधर बना लेते हैं। लंबवत होना चाहिए और बाहर की तरफ दिशा दिखाना चाहिए। यही बात करते हैं हम जब चकती की। तो ये चकती जो है ये तो एक खुली सतह है। खुली सतह है मतलब इस वाले प्लेन में रखी है, इस तल में रखी है, इस तल में रखी है, तो इसके लंबवत हमें दिशा लेनी पड़ेगी। तो कौन सी दिशा लेते हैं? हमारे पास दो दिशा हो जाएंगी। अगर ये एक्स वाई में रखी है, अगर ये एक्स वाई प्लेन में रखी है, तो ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स वाई तल में रखी है, तो जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा कहां आएगी? या तो बाहर की तरफ आएगी या अंदर की तरफ, यानी कि या तो प्लस जेड में आएगी या माइनस जेड में आएगी। तो हम क्या लिखेंगे? इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? अगर आर त्रिज्या मान लेता हूं तो पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और जो दिशा आएगी वो किधर आएगी? के कैप, ठीक है, या तो के कैप या पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप। तो माइनस पाई आर स्क्वायर के कैप हम इसको लिख सकते हैं। ये हुई बात हमारी, ठीक है। अब कौन सी लेनी है? कोई सी भी ले लो। इसको मान लो तो पूरे सवाल में उसी को मानो, उसको मान लो तो पूरे सवाल में उसी को मानो, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। आपको सिर्फ इसमें याद रखना है कि बाहर की तरफ लंबवत हमें दिशा लेनी है अगर मेरे पास बंद सतह होती है तो, ठीक है।
हाँ भाई, तो ये तो हमने समझ लिया क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल की बात हमने कर ली है इसके अंदर। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कुछ और चीजों को। तो क्या समझना है भैया, हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है? हमें समझना है विद्युत बल रेखाओं को किस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब विद्युत बल रेखा की हमने चर्चा की। विद्युत बल रेखाएं जो है हमने बता दिया कि इनके गुणधर्म होते हैं और ये विद्युत बल रेखाएं इस तरह से हमने परिभाषित कर दी। लेकिन कोई ऐसी भौतिक राशि नहीं है मेरे पास जो कि विद्युत बल रेखाओं को दर्शा पाए, जो विद्युत बल रेखाओं को दर्शा पाए। ठीक है, तो उनको दर्शाने के लिए, उनको समझने के लिए, मैं ज्यादा अच्छा वर्ड अगर यूज करता हूं तो उनको समझने के लिए हमने एक भौतिक राशि ऐसी बना ली या ऐसी हमने परिभाषित कर दी जो कि सीधे सीधे जुड़ी हुई है किससे? विद्युत बल रेखाओं से। अच्छा, तो वो क्या राशि है? वो राशि है, उसको हमने नाम दिया है फ्लक्स। क्या नाम दिया है हमने उसको? फ्लक्स। ठीक है, इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं उसको? FLUX, फ्लक्स। ठीक है, और हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे फ्लक्स। हिंदी में भी क्या लिखेंगे हम इसको? फ्लक्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए अभी यहां पर हम परिभाषित करने वाले हैं। तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? तो फ्लक्स जो है वो सीधे सीधे निर्भर करता है कि कितनी बल रेखाएं हैं या कितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि किसी भी क्षेत्रफल से निकल रही हैं। देखो मैंने वर्ड यूज किया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसीलिए मैंने आपको समझाया उधर कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है क्योंकि हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं उसको। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, उस संख्या को हमने किससे बताया है? फ्लक्स से। तो फ्लक्स की अगर परिभाषा आपको लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे कि किसी भी क्षेत्रफल से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, कितनी विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है, उसी को हम कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स को कैसे परिभाषित किया है? किसी क्षेत्रफल से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यह चीज समझ में आई? अच्छा, तो आप परिभाषा मैंने बोल दिया, आप अपने आप इसको नोट करो अपनी कॉपी में। अच्छा, ये आगे समझते हैं कि विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो कैसे निकलेंगी, क्या करता है उसके अंदर हम समझते हैं उसको। मान लो कि मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है इस बोर्ड में अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ऐसा है कि इस बोर्ड में अंदर की तरफ जा रहा है, और जब वो अंदर की तरफ जा रहा है तो आप बोल सकते हो कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो इस पूरे ही क्षेत्र से, इस पूरे ही क्षेत्रफल से निकलेगी। हाँ के ना? बिल्कुल निकलेंगी। ठीक है, आप कह सकते हो इस पूरे ही बोर्ड से विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हैं और इसको चीरती हुई निकल जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा चलो, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं, इधर जा रही हैं। किधर है? इधर जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं इस तरफ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस बोर्ड से, इस तल से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो आप बोलोगे कि ये तो इधर जा रही हैं, इस बोर्ड से तो कुछ भी नहीं निकलेगा क्योंकि तल है एक, इस तल से कुछ निकलने वाला नहीं है क्योंकि इस प्रकार से ये जा रही हैं। तो क्या विद्युत बल रेखाओं की दिशा निर्भर कर रही है कि कितनी विद्युत बल रेखाएं किसी क्षेत्रफल से निकलेंगी? जब बिल्कुल लंबवत जा रही थी तो पूरी की पूरी विद्युत बल रेखाएं यहां से निकलेंगी, और जब बिल्कुल इसके समांतर जा रही हैं तो कोई विद्युत बल रेखा इससे नहीं निकलेंगी। और अगर मैं कहूं कि थोड़े से एंगल पे अगर मैं ऐसे इसको यहां से फेंकता हूं, अगर मैं इन विद्युत बल रेखाओं को, विद्युत क्षेत्र को इस तरह से फेंकता हूं तो क्या होगा? तो आप कहोगे कि कुछ बल रेखाएं तो इससे निकलेंगी और कुछ इससे नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो लंबवत जो था तो उसमें पूरी इसके अंदर जा रही थी, जब इसके समांतर था तो एक भी नहीं जा रही थी, सब ऐसे निकल रही थी, और जब किसी एंगल पे हम इसको फेंक रहे हैं तो कुछ निकलेंगी और कुछ रह जाएंगे। ठीक है, तो यह निर्भर कर रहा है कि कितने एंगल पे, किस एंगल पे क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल से कितने एंगल पर, कितने कोण पर विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, वही बताएगा कि फ्लक्स कितना होगा, वही परिभाषित करेगा उसमें फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है फ्लक्स। कहां चला गया? एक तो इसमें कुछ भी हो जाता है। कहां चला गया फ्लक्स? फ्लक्स कोई बात नहीं, हम फिर से लिख लेते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स को हम दर्शाते किससे हैं? फाई से। किससे? फाई से। किससे दर्शाते हैं? फाई से। और अगर लिखना चाहते हो तो आप इसको फाई ई भी लिख सकते हो क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। एक चुंबकत्व जब हम पढ़ेंगे तब उसके अंदर भी हम फ्लक्स पढ़ेंगे तो वो भी होता है, उसको हम फाई भी बोलते हैं। लेकिन यहां पे बार बार फाई ई नहीं लिखूंगा, मैं फाई लिखूंगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ मैं इसको फ्लक्स लिख रहा हूं, या है कौन सा? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स या कि विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात की हमने, और हमने क्या कि एंगल पर निर्भर करता है। तो आप बोल सकते हो फ्लक्स जो है ना वो कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं उसके मान पे निर्भर करेगा। ठीक है भाई, ये तो हमारी चर्चा कर ही ली है ना, कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं उस पर निर्भर करेगा, और कितना क्षेत्रफल है उस पर भी निर्भर करेगा। बिल्कुल निर्भर कर रहा है, बिल्कुल, ये बात तो सही है। और ये निर्भर करेगा किस पे निर्भर करेगा कि कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं। तो हम बोल सकते हैं कि फाई जो है वो ई
डॉट ए के बराबर होगा, फाई जो है वो ई डॉट ए के बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि ई डॉट ए के बराबर फाई आ रहा है, तो फाई जो है वो एक अदिश राशि है, जो फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि ये दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल से मिलकर बन रहा है। तो फाई जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है, अदिश राशि। ठीक है, ये चीज समझ में आई। किस किस से निर्भर कर रहा है, ई पे, ए पे और थीटा पे, यानी कि कितना एंगल पर गिर रही हैं विद्युत बल रेखाएं। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि फाई जो है वो ई पर निर्भर कर रहा है, ए पर निर्भर कर रहा है और कॉस थीटा पर निर्भर कर रहा है। और उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, ई डॉट ए, ई डॉट ए। और अगर इसको मैं अच्छी तरह लिखना चाहता हूं, पूर्ण रूप से लिखना चाहता हूं, तो फाई जो होता है वो असलियत में क्या होता है, फाई जो होता है समाकलन करना पड़ेगा हमें ई का डी ए के सापेक्ष, ई का डी ए के सापेक्ष। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हमें ऐसा मिल जाएंगे, ऐसे हमें आवेश मिल जाएंगे जिनकी वजह से विद्युत क्षेत्र जो हमारे पास मिलेगा वो बिल्कुल एकदम विविक्त होगा, ऐसा तो नहीं। सतत भी हो सकती है चीजें, जब सतत होंगी तो हमें ये यूज करना पड़ेगा, हमें ये लगाना पड़ेगा, है ना, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे हम। तो यही जो रूप है, ये वाला जो रूप है, यही सही रूप है, यही अच्छा रूप है, या कह सकते हैं यही पूर्ण रूप है। ये वाला जो रूप है, ये विविक्त जब हमारे पास आवेश वितरण होता है तो उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो रूप है ये सतत वाले के लिए, या हम विविक्त में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देख के समझेंगे किस प्रकार से हमें करना है। तो अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके अगर हम देखें, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि इस प्रकार से आपके पास एक चकती है, ठीक है, ये आपके पास एक चकती है जो कि इस तल में रखी है, नीचे एक्स जेड तल में रखी है यूं, ठीक है, ये y है हमारा, एक्स जेड तल में रखी है, ओके। और इसकी त्रिज्या है r, इसकी त्रिज्या कितनी है, r, ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है। और एक विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार, या पहले एक ये करो, ये हमारे पास इस प्रकार से वही चकती है, ठीक है, इसकी त्रिज्या है r और विद्युत क्षेत्र है वो है इस प्रकार नीचे से ऊपर जाता हुआ, नीचे से ऊपर जाता हुआ, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं E जो है वो E नॉट जे कैप के बराबर है। जे कैप से समझ में आ रहा है आपको कि E की दिशा किस तरफ है, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बात है, अगर ये बात है तो आपको बताना है कि इस चकती से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, इस चकती से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। आप बोलोगे चकती से जो फ्लक्स होगा वो होगा E डॉट ए के बराबर, ई डॉट ए, या बोल सकते हो कि ई का मान, ए का मान कॉस थीटा के बराबर, ठीक है, ये आएगा आपके पास फ्लक्स। अच्छा, अब ई का मान क्या है, ई का मान तो दे रखा है आपको, ई नॉट है। ए कितना है इसका, ए कितना है इसका, ए है इसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस थीटा की, कॉस थीटा की, थीटा कितना है इसका, थीटा कितना है इसका, थीटा आपको निकालना पड़ेगा। तो थीटा आप बोलोगे कितना है, कि थीटा ये है, ये ई नॉट है, और ये यहां पर इसका ये ऐसे चकती रखी है, तो ये एंगल जो होगा कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या ये सही है, क्या ये हमने सही किया, ये गलत है। 90 डिग्री का कोण इसके बीच में नहीं होगा, इनके बीच में कोण नहीं निकालना है हमें, मुझे जो आकार है, जो मेरे पास वस्तु है उसके बीच में और ई के बीच में कोण नहीं निकालना है, मुझे निकालना है ई के बीच में कोण और क्षेत्रफल के बीच में कोण, क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण। तो अगर ये एक्स जेड में रखा है, अगर इस तरह से रखा है, तो इसका जो क्षेत्रफल का सदिश आएगा वो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ठीक है, या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा। मैं इसको अभी ऊपर मान लेता हूं, तो मैं बोलता हूं कि ए वेक्टर जो है वो इस तरफ है, ए वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ है। अब बताओ ई और ए के बीच में क्या कोण होगा। अब बोल सकते हैं कि ई और ए के बीच में जो कोण होगा वो 0 होगा, 0 डिग्री होगा, समांतर है ना दोनों, अगर समांतर है तो 0 डिग्री का कोण होगा। हम लिख सकते हैं ई नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 0, और वो कॉस 0 कितना होता है, 1 के बराबर होता है। हमारे पास मिल जाएगा जो फाई आएगा, हमें पास फाई मिल जाना चाहिए हमें, कितना, ई नॉट पाई आर स्क्वायर, ई नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर क्या लिखूं, आई कैप लिखूं, जे कैप लिखूं, के कैप लिखूं, इसके आगे आई कैप लिखूं, जे कैप लिखूं या के कैप लिखूं, बोलो जल्दी से, ठीक है, सोचो। क्यों, क्या कुछ लिखना पड़ेगा, क्या आई जे के लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फाई जो है वो एक अदिश राशि है, फाई जो है वो एक अदिश राशि है, और एक अदिश राशि है तो बिल्कुल सही, अगर अदिश राशि है तो हमारे पास हमें उसकी दिशा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल हुआ। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, इसके लिए एक एग्जांपल और देखते हैं तो क्या होगा। अगला एग्जांपल क्या बोलता है हमें, अगला एग्जांपल बोलता है कि वही चकती है, वही इस प्रकार से चकती हमने ले रखी है,
आर सदिश है, आर त्रिज्या है, ठीक है इसकी, और जो विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार है, जो विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार है, और 37 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, 37 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। ई जो है वो ई नॉट के बराबर है, ई जो है वो ई नॉट के बराबर है, ठीक है। ई को हम, ई का मान जो है वो ई नॉट ले लेते हैं, दिशा में आपको दिख ही रही है आपको दिशा उसकी, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताया जाए कि अब कितना फ्लक्स निकलेगा इस चक्ति के अंदर से, अब कितना फ्लक्स निकलेगा इस चक्ति के अंदर से। तो आप कह सकते हो, आप जो इसका आप बिल्कुल देख के बता सकते हो, बिल्कुल लॉजिकली आप बोल सकते हो कि ई इस तरफ जा रहा है तो ई के दो घटक होंगे, एक घटक लंबवत होगा और एक घटक इसके समांतर होगा। जो लंबवत वाला घटक होगा वही निकलेगा इस चक्ति से, और जो समांतर वाला घटक होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल ऐसे ही कैसे, बिल्कुल समांतर है तो कुछ कर ही नहीं सकता उसके, ठीक है। लेकिन हम इसका मान कैसे निकालें, हम इसका मान कैसे निकालें, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हमें बोलता है कि फाई जो है वो ई डॉट ए के बराबर होता है, और इसको हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। यहां पर क्या लिखोगे आप, ई नॉट ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा, बात होती है थीटा की, बात अटक जाती है कहां पर, थीटा पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 37 डिग्री, ठीक है। कितने लोग ये कर पाए हैं, अगर ये आप कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये गलत है। एंगल क्या होगा, एंगल होगा ये जो मैंने एरिया वेक्टर बनाया है, ये जो मैंने एरिया वेक्टर बनाया है और ई के बीच में एंगल, तो वो एंगल क्या होगा, वो तो ये होगा ना, वो तो ये वाला एंगल होगा ना, और ये वाला एंगल कितना है, 53 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या आएगा, हमारा जवाब आएगा ई नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 53 डिग्री, ये हमारा जवाब होगा, ये हमारा आंसर इसके अंदर आएगा, ठीक है। आशा कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आई, मैंने जान करके उस एंगल को लिखा यहां पर और आपको फिर सही कराया। आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको एंगल जो लेना है वो एरिया वेक्टर और ई के बीच में लेना है, और ई के बीच में लेना है, तो वो ये वाला एंगल होगा। हमेशा याद रखो कि एंगल किसके बीच में हम ले रहे हैं। एक एग्जांपल और देखें आगे चल के, चलो एग्जांपल और देखते हैं, चलो इसको ऐड कर दो भैया, आ जाओ, एक पेज और दे दो हमें, एग्जांपल। अच्छा, एग्जांपल क्या बोलता है हमारे पास कि ये जो है ये एक चक्ति है हमारे पास, ठीक है। इस चक्ति को हमने एक विद्युत क्षेत्र में रख दिया है, और इसकी त्रिज्या है, यहां से ले लो आर, ठीक है, और ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री का एंगल है। इसको मान लो आप ई नॉट, इसका मान मान लो ई नॉट, ठीक है, और दिशा आपको दिखी रही है इसकी, और अब तो और कुछ तो देने की जरूरत है नहीं, आपको फ्लक्स निकालना है कि कितना फ्लक्स निकलेगा यहाँ से। तो फ्लक्स बोलोगे आप ई डॉट ए के बराबर होगा, ई डॉट ए के बराबर होगा, वो लिखोगे आप ई ए कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा के बराबर होगा। अच्छा, लिख दोगे ई ए कॉस थीटा, तो ई कितना है, ई कितना है ई नॉट, ए कितना है पाई आर स्क्वायर, और कॉस कितना लूँ, कॉस कितना लूँ 45 डिग्री, सही है, बिल्कुल 45 डिग्री ले लेते हैं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा उससे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें लेना है एरिया सदिश और ई के बीच में, एरिया सदिश और ई के बीच में का एंगल। तो अगर ई जो है वो इस प्रकार से है, ई जो है वो इस प्रकार से है, तो एरिया तो इसका बाहर होगा या अंदर होगा, या तो बाहर होगा या अंदर होगा। ये इस तल में है, ई इस तल में है और एरिया इस तरफ आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो क्या लूंगा, कॉस 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, 0 आएगा मेरे पास आंसर इसका। इसमें से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। ये वही बात हो गई जो हमने कहा था कि इस बोर्ड के अंदर से अगर ऐसे इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो यहां से कोई इसके अंदर से फ्लक्स नहीं निकलेगा, कोई फ्लक्स यहां से नहीं निकलेगा, कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है, तो 0 फ्लक्स लिखोगे आप उसको। तो ये वही उसी तरह का सवाल है। एक सवाल और देख लेते हैं, तो एक सवाल क्या और बोल सकता है कि मान लो आपके पास एक घन है, ठीक है, और जो ई है वो इस प्रकार है, इधर से हमारे पास बिल्कुल आई की डायरेक्शन में है, ई जो है वो ई नॉट आई कैप के बराबर है, ई सदिश जो है वो ई नॉट आई कैप के बराबर है, ठीक है। आपको बताना है कि इस घन क्षेत्र से, इस घन से कितना फ्लक्स निकलने वाला है, ये आपको बताना है। तो आपको फाई की वैल्यू बतानी है, बेसिकली फाई ही निकालना सीख रहे हैं हम, फाई कितना होगा, तो यहां से कितना फाई निकलेगा आपको बताना है। कर पाए क्या आप लोग, इसको ट्राई करके आपने इसको, ठीक
ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, हमें पता है कि ये एक बंद सतह है। अगर ये बंद सतह है तो इसका मुझे क्षेत्रफल सदिश पता करना पड़ेगा। पहले फाई निकालना है, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है मेरा फाई का फॉर्मूला। तो इसको हम आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन बनाएंगे हम यहाँ पर। ये देखो, ये घन है मेरा, ये घन क्षेत्र, ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब को देखो और इसके पहले एरिया सदिश बनाओ, जो इसके क्षेत्रफल सदिश हैं पहले उनको बनाने का प्रयास करो। तो इस सतह की बात करता हूं, तो इस सतह से जो एरिया सदिश निकलेगा वो बाहर की तरफ इस तरफ आएगा, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं क्या, ए वेक्टर, ए वेक्टर, ठीक है। यहां से निकलेगा वो नहीं होगा इधर नीचे की तरफ, हाँ कि ना, और ये होगा इधर होगा, हाँ कि ना, ये इधर होगा, इसमें जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, इसको भी बोलेंगे हम ए सदिश, ठीक है, ये भी होगा, आगे ना। अच्छा, जो ये वाली सतह है बाहर वाली जो दिख रही है आपको, ये बाहर की तरफ आएगा, और अंदर वाली जो दिख रही है वो आपको अंदर की तरफ लेके जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से सदिश आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब एक एक करके बात करते हैं। ये हमारे पास थी विद्युत बल रेखाएं, इस प्रकार से ऐसे इसके अंदर से निकल रही थी, ठीक है। बहुत धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूं, ये वाला एग्जाम्पल ई नॉट इसका मान था। चलो अब बात करते हैं एक एक सतह की, हम बात करते हैं एक एक मुख की, इसकी बात करते हैं। इस वाले की अगर बात करोगे आप, इस मुख की पहले इसकी कर लेते हैं। इस मुख की अगर बात करते हैं, जो ऊपर वाला है, यहां पर ई और ए के बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री। और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 क्या होता है 0, ठीक है। तो इस सतह से, इस वाली सतह से तो कोई फ्लक्स निकलने ही नहीं वाला। आप देख भी सकते हो कि सतह के समांतर है, सतह के समांतर होता है, कोई फ्लक्स निकल ही नहीं सकता ना, तो काटना पड़ेगा ना, काट ही नहीं रहा। तो काट नहीं रहा है तो आप कह सकते हो कि ई और ई नॉट और ए के बीच जब 90 डिग्री का कोण है या बिल्कुल समांतर है, तो यहां से फ्लक्स 0 होगा। इसकी बात करते हैं, यहां से कितना फ्लक्स हो गया, अगर मैं इसको लिख दूं, क्या लिखूं, हम नंबरिंग कर दें क्या, 1 2 3 4 और बाहर वाली 5 और अंदर वाली 6, ठीक है, बाहर वाली 5 और अंदर वाली 6। चलो ठीक है, तो φ1 तो क्या हो गया मेरे पास 0। और इसकी बात करते हैं, तो यहां से भी ई नॉट इस तरफ है और नीचे की तरफ है, तो 90 डिग्री का कोण है, तो फाई कितना हो गया, φ2 हो गया 0, φ2 कितना हो गया 0, ठीक है। अगर यहां की बात करते हैं, बाहर वाली की बात करते हैं, जो हमारे पास बाहर वाला मुख है, यहां पर जो आएगा हमारे पास मुख, ये इस तरह से बाहर की तरफ है, और जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरह से है, तो अभी भी इनके बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण है। अगर 90 डिग्री का कोण है तो जो बाहर वाला मुख है वहां से भी कितना आने वाली है, वहां से भी कितना आने वाली है, वहां से भी कितनी आने वाली है। अगर मैं इस तरह बना दूं तो φ5 बराबर 0, और अंदर वाले से भी इसी प्रकार 0 आने वाली है। तो 4 पृष्ठ तो ऐसे हो गए, 4 मुख तो ऐसे हो गए जहां से कोई फ्लक्स निकलने ही नहीं वाला। हमारे पास बचे 2, 3 और 4, 3 और 4। तो 3 की बात करें, 4 की बात करें, दोनों की बात करते हैं। इसमें देखो ए सदिश जो है वो इस दिशा में है और ई नॉट जो है वो इस दिशा में है, तो दोनों ही एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो गए। इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहां पर कितना हो गया एंगल, 180 डिग्री। और जो फाई निकलेगा, φ3 की बात कर रहे हैं, φ3 की बात करेंगे, वो होगा ई नॉट। अगर मैं इसकी साइड मान लूं ए, साइड मान लेता हूं अगर इसकी ए, तो जो परिमाण होगा एरिया का वो ए स्क्वायर होगा। और कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री जिसका मान -1 होता है, तो φ3 कितना आ गया मेरे पास, -E नॉट ए स्क्वायर, -E नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम बात करें किसकी, इस वाले सतह की, 4 नंबर वाले की। तो 4 नंबर वाले में देखोगे आप, ए भी इधर है ए भी इधर है और ई नॉट भी इधर है, तो यहां पर थीटा कितना आ जाएगा, यहां पर थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और फाई कितना होगा, फाई होगा ई नॉट ए स्क्वायर कॉस 0, ई नॉट ए स्क्वायर कॉस 0, जो कि ई नॉट ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है, φ4। अब φ3 और φ4 को जोड़ोगे तो कितना होगा, φ3 और φ4 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 0, φ3 प्लस φ4 बराबर 0, और बाकी सदों में तो 0 ही है। तो कुल फ्लक्स जो यहां से निकल रहा होगा, कुल फ्लक्स जो यहां से निकल रहा होगा वो किसके बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आ जाएगा, वो 0 के बराबर आ जाएगा। ये तो हमने मैथ का इस्तेमाल करके इसको निकाला कि फाई जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। अगर मैं आपको बाध्य कर देता कि आपको इसमें मैथ का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल सोच के बताना है कि फ्लक्स कितना होगा, तो क्या आप बता सकते थे क्या, आप बिल्कुल इस चीज को बता सकते थे। आप बोलते कि यहां से जो फ्लक्स है, यहां से जो फ्लक्स है वो 0 इसलिए है
क्योंकि जितनी बल रेखाएं इसके अंदर जा रही हैं उतनी ही बल रेखाएं इसके बाहर आ रही हैं। तो अंदर बल रेखाएं बची क्या? अंदर तो कोई बल रेखा बची नहीं, ठीक है। जितनी अंदर गई उतनी ही बाहर आ गई। तो अगर जितनी अंदर जा रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं तो इसका जो फ्लक्स होगा, इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो शून्य हो जाएगा। इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो शून्य हो जाएगा। हम इस प्रकार इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। मान लो एक मेरे पास स्फीयर है, गोला है, ठीक है, स्फीयर है, और मैं बोलता हूं कि इस प्रकार से यहां से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो आपसे पूछा जाए कि कितनी बल रेखाएं होंगी, कितना फ्लक्स होगा इस स्फीयर के अंदर, इस गोले के अंदर। तो आप बोलोगे कि जितनी बल रेखाएं अंदर जा रही हैं उतनी ही बल रेखाएं बाहर भी आ रही हैं, जितनी अंदर जा रही हैं उतनी भी बाहर भी आ रही हैं। तो फाई जो होगा वो यहां पर भी किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। फाई भी जो यहां पे होगा वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। अच्छा, एक छोटी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फाई जो है वो क्या है। फाई का फॉर्मूला हमने क्या लिखा? ई डॉट ए, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं आपको फाई का मात्रक बता दो, फाई का मात्रक बताओ क्या होगा? फाई का मात्रक कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि ई का मात्रक और एरिया का मात्रक जो है उसको गुणा कर दो, मतलब साथ साथ ले लो। तो ई क्या होगा? ई जो होगा वो है आपके पास न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये पढ़ चुके हो ना, याद है ना, ये भूल गए सब कुछ। और इसका होगा मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे जो फाई का मात्रक आएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास फाई का मात्रक। और अगर आपसे पूछा जाए कि फाई का विमेय सूत्र बता दो, विमेय सूत्र निकाल दोगे तो क्या निकाल सकते हो? क्या आप बिल्कुल निकाल सकते हो। ये हो जाएगा, न्यूटन है तो न्यूटन तो फोर्स होता है, तो F1L1T-2, और ये है मीटर स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर, L की पावर 2, और ये कूलम, ये है आवेश। आवेश को हम कैसे लिखते हैं? AT, Q का जो हम विमेय सूत्र लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? AT, ठीक है। और कूलम किसे कूलम को कौन दर्शा रहा है? Q, और यहां पे आ जाएगा AT। क्या आ जाएगा हमारे पास? AT। इसको आप हल कर लोगे तो आपको इसका विमेय सूत्र मिल जाएगा। यहां पर आपको विमेय सूत्र पता चल जाएगा, किसका? फ्लक्स का विमेय सूत्र आपको यहां पर पता चल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बात थी जो आपको पता होनी चाहिए और हमने इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? आगे देखते हैं हम कि हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? मान लीजिए कि ऐसे ही हमारे पास एक स्फीयर और है, ये गोला है, ठीक है, ये स्फीयर है हमारा, ठीक है भाई। अच्छा, और यहां से ना विद्युत क्षेत्र आ रहा है, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसका मान तो है E0 है, लेकिन ये इस दिशा में ऐसे इस प्रकार से आ रहा है। अब मैं पूछता हूं आपसे कि इसके ऊपर फ्लक्स कितना होगा, इस गोले से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, तो क्या बता पाओगे? फ्लक्स कितना निकल रहा होगा भैया? बता दो कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। क्या बता पाओगे? क्या आप बोलोगे कि फ्लक्स जो होगा वो फॉर्मूले के हिसाब से तो EA cos थीटा के बराबर आएगा, EA cos थीटा के बराबर आएगा। और हम इस लेवल पे अभी नहीं है कि हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा पाए और समझ पाएंगे कितना आने वाला है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, अंदर जाएंगी, अगर उतनी ही निकल रही हैं तो इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। तो यहां से कितनी भी बल रेखाएं निकाल दो, यहां से कितनी भी विद्युत बल रेखाएं निकाल दो, वो सारी की सारी इसको क्रॉस करती हुई बाहर निकल जाएंगी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर सारी की सारी बाहर निकल रही हैं तो आप बोल सकते हो कि यहां पे जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? वो शून्य के बराबर आएगा। कितना आएगा? शून्य के बराबर आएगा। यहां पर भी आप बोल सकते हो इस लॉजिक से कि जितनी बल रेखाएं अंदर गई, जितनी विद्युत बल रेखाएं अंदर गई उतनी ही विद्युत बल रेखाएं बाहर आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां से जो फ्लक्स होगा वो भी शून्य के बराबर ही आएगा, ठीक है। आप इसको मैथ से अभी नहीं कर पाएंगे अभी इस लेवल पे, लेकिन हम आगे चल के इसको भी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। आज हमने क्या किया है? हमने समझा है क्षेत्रफल का, जो क्षेत्रफल एक सदिश के रूप में हमने पढ़ा है आज तक। जो आपको पता था कि क्षेत्रफल एक सदिश अदिश राशि होती है, वो मैंने आपका भ्रम तोड़ा और आपको बताया कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। और दूसरी बात हमने समझा कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को किस प्रकार परिभाषित किया है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उनकी कितनी संख्या किसी क्षेत्रफल से निकल रही है, इसको हम फ्लक्स बोलते हैं। और फ्लक्स क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स को हम किस प्रकार से हम विद्युत बल रेखाओं के एक भौतिक अर्थ बनाने के लिए हमने फ्लक्स को परिभाषित किया है। और हमने कुछ सवाल देखे, कुछ एग्जाम्पल देखे हैं इसके ऊपर। हम इसी चर्चा को आगे क्लास में बढ़ाएंगे, अगली क्लास में, ठीक है। तो आज हम यही खत्म करते हैं आज के लिए। थैंक यू।